हेलो स्टूडेंट्स, सो वी मेट अगेन. वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देख रहे थे? हम लोगों ने देखो 11th क्लास का अपना सिलेबस स्टार्ट कर लिया था, जो कि NCERT बेस्ड था. 11th में हम लोगों ने पहली यूनिट स्टार्ट की थी. पहली यूनिट में का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड. और उसके बाद जो चैप्टर था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो चल रहा था. बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टूडेंट्स हम लोग मेनली किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे. मतलब ओवरऑल जो R.H. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, उस बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस कर रहे थे. मतलब ऑर्गेनिजम्स का एक ओवरव्यू लेके चले हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, एक बात और आज मैं आपको कहना चाहूँगी. आप सोच रहे होगे कि मैम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर बहुत छोटा है, पर अपने 5 लेक्चर हो चुके हैं, आज 6ठा लेक्चर चल रहा है. ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, अगर आप नंबर ऑफ लेक्चर्स को काउंट करोगे तो किसी भी टॉपिक को कराना मेरे हाथ में है. मैं उसे 2 में भी करवा सकती हूँ, मैं उसे 20 में भी करवा सकती हूँ. तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी, डोंट काउंट द नंबर ऑफ लेक्चर्स ऑफ एनी फैकल्टी. ठीक है, हर फैकल्टी की ये इच्छा होती है, या चलो आज मैं अपने बारे में बात करूँ क्योंकि मैं आपको बायोलॉजी पढ़ा रही हूँ और आप मेरे से इंटरेक्ट हो. मैं आपको वो हर चीज़ बताना चाहूँगी जो आपके काम के लिए हो. मेरा क्या है, मैं तो चीज़ें काट दूंगी, आपको बहुत कम कम बताऊंगी. ठीक है, पर उससे क्या है, आपको नुकसान है. मैं तो यही चाहूँगी कि मेरे हर बच्चे का सिलेक्शन हो, हर बच्चा नीट में बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो, ना वो 1 मार्क्स से रहे, ना वो 0.5 मार्क्स से रहे, उसका सिलेक्शन हो जाए. ठीक है, साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाकर अपन को अपना सिलेक्शन करवाना है, क्योंकि जिस दिन हो जाता है उस दिन कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन जिस दिन नहीं होगा उस दिन कहने वाले बहुत सारे. क्या कमी आ गई थी, टीचर अच्छी नहीं थी क्या, राइटिंग समझ में नहीं आती थी क्या, डायग्राम नहीं बने. तो ना दुनिया जहान की चीज़ें आपको सुननी पड़ती हैं. ठीक है, पहली बात तो ये है कि ठीक है, अगर नहीं होता तो दूसरे की सुनने की ज़रूरत नहीं है, या आपकी लाइफ है, आपको डिसाइड करना है कि आगे क्या करना है. तो डोंट काउंट द नंबर ऑफ लेक्चर्स. मेरी यही मेन एम है कि अगर NCERT का सिलेबस चल रहा है तो NCERT तो पूरी कवर अप करवानी है, लेकिन जहाँ मुझे लगेगा कि मुझे अच्छा बताना है, आपके लिए अच्छा है, मैं तो बिंदास बेशर्ते आपको बता दूंगी. आपके नंबर ऑफ लेक्चर्स इंक्रीज हो तो हो, मुझे तो बस आपका फ़ायदा देखना है, क्योंकि देखो मेरे को कोई फ़ायदा नहीं है, मुझे नीट नहीं देना है. ठीक है, मैं बन के एग्ज़ाम दे के डॉक्टर बन चुकी हूँ, अब आपका नंबर है, तो जहाँ मुझे लगेगा मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी. इररिस्पेक्टिव इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ लेक्चर, डजंट मैटर. ठीक है, तो आप नंबर ऑफ लेक्चर्स को काउंट करके मत घबराओ कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में 6-7 लेक्चर ऐसा क्या पढ़ा. अरे आप लॉजिक तो देखो, ये तो देखो कि पढ़ाया क्या गया, आपके काम आ रहा है. कि ये थोड़ी कि बिल्कुल कचरा पढ़ा रहे हैं कि बस 10-12 लेक्चर करा दी और समझ में कुछ नहीं आया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो अपन लोग 11th NCERT का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन. ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोगों ने किंगडम मोनेरा देख लिया था, किंगडम प्रोटिस्टा चल रहा था. किंगडम प्रोटिस्टा में हम लोगों ने वेरियस ग्रुप्स देखे, जैसे क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स. उसके बाद हम लोग आए थे प्रोटोजोन्स पर. प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ का नाम खुद इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं. प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल की तरफ जा रहे हैं. मतलब प्रोटोजोआ के अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्रोटिस्टा जैसे कैरेक्टर्स तो रखेंगे ही, लेकिन कुछ और अदर कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर रहे हैं या डेवलप कर रहे हैं, जो कि उन्हें एनिमल्स की तरफ धकेल रहा है. देखो, अगर ये जो कैरेक्टर्स हैं प्रोटोजोआ में, जो कि इटसेल्फ प्रोटिस्टा मेंबर का ग्रुप है लेकिन जा रहा एनिमल्स की तरफ है, तो कैरेक्टर्स वही R.H. विटेकर के चलेंगे. ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कोई बियॉन्ड कैरेक्टर्स जाके कोई नया कैरेक्टर डेवलप करोगे और बोलोगे ये तो ये हो गया, क्योंकि R.H. विटेकर ने ही ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिए हैं और उन्होंने सेल का टाइप, सेल का ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हैबिटेट, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स इन किंगडम को सेटअप किया है. तो डेफिनेटली हर किंगडम का लिंक,
हर किंगडम का एसोसिएशन, हर किंगडम का रिलेशनशिप एक दूसरे से ज़रूर होगा, ठीक है। तो प्रोटोजोआ में मैं आपको बता चुकी थी प्रोटिस्टा मेंबर के, देखो प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर आ रहे हैं तो ऑर्गेनिजम्स कैसा हुआ, यूनिसेलुलर, एक सेल का बना हुआ है, ठीक है। यूकैरियोटिक, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज बाउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद ये तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पर हो गया, ये आपका सेल टाइप के बेसिस पे हो गया, और बताओ हैबिटेट। देखो प्रोटोजोआ का जो हैबिटेट है, प्रोटोजोआ का हैबिटेट ऐसे तो जनरली एक्वेटिक ही होगा, ठीक है। प्रोटोजोआ का जो हैबिटेट है वो जनरली आपका एक्वेटिक ही होगा, लेकिन अदर देन एक्वेटिक भी आप जा सकते हो, जैसे कहीं पर टेरेस्ट्रियल हुआ, ठीक है, कहीं पर अगर टेरेस्ट्रियल हुआ तो वहाँ पर भी टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में भी उनको क्या है, जैसे थोड़ा मॉइस्टनेस चाहिए, मतलब गीलापन ज़रूर होना चाहिए, वाटर का कंटेंट हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। तो अपन ये नहीं कह सकते कि हमेशा एक्वेटिक हो, लेकिन ज़्यादातर एक्वेटिक होता है, इसलिए टर्म क्या लगाएंगे, जनरली एक्वेटिक, ठीक है। ठीक है, अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर अगर हम देखें तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर ही आप इनका कंपैरिजन किससे कर रहे हो, या आप इनको किन की तरफ धकेल रहे हो, आप इनको एनिमल्स की तरफ धकेल रहे हो। ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, इनके अंदर किसी भी तरीके का एज सच कोई पिगमेंट अवेलेबल नहीं है, या एज सच कोई बॉडी के अंदर मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है जिसके थ्रू ये ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेटिस्फाइड करे, ठीक है। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक होता है, मतलब ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं। ये देखो जैसे वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म दिख रहा है और इनको खाना खाना, इन्हें पता है मैं खुद खाना नहीं बना सकता, तो इनको क्या करना पड़ेगा, या तो उस ऑर्गेनिज्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा या उस ऑर्गेनिज्म के पास जाके उसे खाना पड़ेगा, मतलब यू रिक्वायर अ काइंड ऑफ मूवमेंट, ठीक है। तो उस मूवमेंट के जरिए, ठीक है, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ही आप क्या करोगे, लोकोमोशन को रिलेट करोगे कि इनके अंदर एनिमल्स जैसा लोकोमोशन भी होता है, ये प्लांट्स की तरह नहीं है, ये स्टेशनरी नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इन्हें खाना बनाने के लिए मूवमेंट चाहिए, तो उस मूवमेंट को प्रोसीड करने के लिए इनके पास बॉडी के अंदर एक ऐसे स्ट्रक्चर्स का होना बहुत ज़रूरी है जो इनके मूवमेंट को फैसिलिटी दें, इनके मूवमेंट को क्या करें, करवाएं, ठीक है। उस मूवमेंट के हिसाब से प्रोटोजोआ आपको बहुत तरीके के दिखेंगे। अगर सुडोपोडिया बनाकर वो मूवमेंट कर रहा है तो अमीबॉइड टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, क्योंकि सुडोपोडिया एक तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जो कि जनरली अमीबा नाम के ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं, जो जनरली अमीबा नाम के ऑर्गेनिजम्स करवाते हैं। तो पर्टिकुलरली दैट सुडोपोडिया इज एक्सक्लूसिवली फॉर्म्ड बाय अमीबा, तो इफ यू आर मूविंग by forming pseudopodia then the movement is amoeboid movement and you are amoeboid type of protozoa। अगर आप पतला सा लंबा सा धागा निकाल रहे हो अपने अंदर से, फ्लैजिला, अगर आप अपने अंदर से पतला सा धागा निकाल रहे हो फ्लैजिला और उसके थ्रू मूवमेंट कर रहे हो तो आप बोलोगे फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोआ और फ्लैजिला मूवमेंट। अब अगर आप लंबा धागा ना निकाल के छोटे छोटे हेयर्स निकाल रहे हो, उन हेयर्स को आप क्या कर रहे हो, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट कराकर मूव कर रहे हो, तो उन छोटे छोटे हेयर लाइक अपेंडेजेस को बोलते हैं सीलिया। तो मूवमेंट हुआ सीलिएटेड मूवमेंट और सीलिएटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। अगर आप कुछ और तरीके से मूवमेंट कर रहे हो, जैसे आपने स्पोर्स बनाए, एक स्पोर बना, ठीक है, कोई भी प्रोटोजोआ है वो इन दी फॉर्म ऑफ स्पोर पड़ा हुआ है, दाना पड़ा हुआ है, और वो अपने आप को मल्टीप्लाई करके अपनी कॉलोनीज को आगे बढ़ा रहा है, किसी पे फीड कर रहा है, किसी पे डिपेंड हो रहा है, तो स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स टाइप ऑफ प्रोटोजोआ। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे आपके इस मेडिकल में क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आया भी है,
कौन सा ऐसा सबसे अहम पॉइंट है जिसकी वजह से आप प्रोटोजोआ को एनिमल्स की तरफ धकेल रहे हो, या आप बोल रहे हो कि ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मिलता जुलता कैरेक्टर, या ये एनिमल्स के भाई बहन हो सकते हैं, कजिन्स हो सकते हैं, तो आप बोलोगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर और उसके तहत मूवमेंट करके, ये दो जो कैरेक्टर्स हैं, इटसेल्फ मूवमेंट करना और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पर आप प्रोटोजोअन्स को भले ही प्रोटिस्टा में काउंट कर लो, लेकिन आप उन्हें काफी हद तक एनिमल्स के साथ भी रिलेट करोगे। ठीक है, ये मैं आपको बता चुकी थी, ये मैं आपको क्या था बता चुकी थी। अब देखो, इनमें चूंकि ये प्रोटिस्टा हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो क्या है, सेलुलर है। मीन्स एज सच देयर इज नो डिविजन ऑफ लेबर, देयर इज नो टिश्यू, देयर इज नो टू मच डेवलप बॉडी सिस्टम, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, तो अब मैं कह रही हूं कि ये एनिमल्स की तरह है, तो काफी हद तक इनमें क्या है, और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स एनिमल की तरह होंगे। जैसे अगर इनको फूड इंजेस्ट करना है तो कहीं तो कुछ देकर आप फूड को इनटेक कर रहे हो, किसी ऑर्गेनिज्म में कोई पार्ट को लेके फूड इंजेस्ट कर रहे हो। मतलब फूड को इनटेक करने के लिए हर ऑर्गेनिज्म में अपना एक फैसिलिटेटेड पार्ट आ गया है। किसी में सुडोपोडिया आ गया, किसी के अंदर फ्लैजिला आ गया, किसी के अंदर सीलिया आ गया। ठीक है, ये रेस्पिरेशन भी करते हैं, मतलब काफ़ी हद तक ये आपकी एनिमल फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स को फॉलो करते हैं। रेस्पिरेशन करना है तो जनरल बॉडी सरफेस, जैसे ये प्रोटोजोआ बैठा हुआ है, जनरल बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, इसी सरफेस से ऑक्सीजन अंदर आएगा और इसी सरफेस से CO2 बाहर निकल जाएगा। और भी बहुत सारे कुछ आयंस, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना है तो जनरल बॉडी सरफेस करेगा। एक्सक्रीशन के लिए भी इनके पास कोई ना कोई प्रोविजन होगा। ठीक है, या तो कोई बहुत ज़्यादा इल डेवलप बॉडी पार्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, या फिर यही जनरल बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन करो। इनकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, क्योंकि ये एक्वेटिक इन्वायरमेंट में है, तो कहीं पर जैसे बहुत ज़्यादा पानी अंदर आ गया या फिर सॉल्टी कॉन्सेंट्रेशन में तो सॉल्ट बहुत ज़्यादा अंदर ले लिया, तो बॉडी का अदर मेटाबॉलिज्म बिगड़ नहीं जाए या डेथ नहीं हो जाए, तो इनको क्या करना पड़ेगा, अपने बॉडी के अंदर वाटर के अमाउंट को, वाटर के लेवल को, उसके प्रेशर को, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए क्या करूंगी मैं, एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकालूंगी ना। तो इस ऑस्मो रेगुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, इनके अंदर एक अलग ऑर्गन, एक ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये क्या करता है, ये देख लेता है कि पानी बहुत ज़्यादा हो रहा है और वैक्यूल मतलब कुछ मूवमेंट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है और कुछ स्क्वीजिंग, कुछ कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट करके पानी को क्या करता है, बाहर निकाल देता है। भाई आप एक एग्जाम्पल ले लो, जैसे ये स्पंज है, अब आपने इसको पानी में डुबो दिया, अब आपने जैसे निकालने भारी हो गया क्योंकि इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा आ गया है। अब पानी कैसे निकालोगे, इसको स्क्वीज करो ना, निचोड़ो, इसको निचोड़ोगे तो इसके अंदर का एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और ये पहले जैसी पोजीशन पर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन प्लस मतलब प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन प्लस मतलब प्रेजेंट है, किसके थ्रू होगा, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस से। ठीक है, अब क्या है, इसमें ऑस्मो रेगुलेशन भी होता है, ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन बाय कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अब क्या है, मूवमेंट। आपको क्या करवाना है, मूवमेंट करवाना है। किस तरीके से मूवमेंट करवाना है, बच्चों समझ आ रहा है, कोई डाउट तो नहीं है, मूवमेंट करवाना है। तो मूवमेंट करवाने के लिए सुडोपोडिया हो गया,
फ्लैजिला हो गया, सीलिया हो गया और स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ का मतलब क्या होता है? ऐसा स्पोर जो मूवमेंट कर सकता है। जोआ मतलब एनिमल, एनिमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर मूवमेंट, तो स्पोर बनाकर मूवमेंट करो, ठीक है। अगर रिप्रोडक्शन की बात करें, अभी ओवरऑल मैं प्रोटोजोआ का कैरेक्टर बता रही हूं। रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल भी हो सकता है और सेक्सुअल भी हो सकता है। जनरली सेक्सुअल, देखो इनमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उतना डेवलप्ड नहीं होता है जैसे कि गैमीट बन गए, कुछ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, जायगोट बन गया, पर जायगोट ही मियोसिस करके स्पोर्स बना देता है और इन स्पोर्स से नया कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। एम्ब्रियो का फॉर्मेशन नहीं है। अगर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है तो पर्टिकुलरली ये तो एनिमल्स ही बन जाएंगे, क्योंकि वी आर द एनिमल्स, वी आर द ह्यूमन बीइंग इंक्लूडेड इन द किंगडम एनिमेलिया। तो हमारे अंदर तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि वी हैव अ वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसमें आपके सेक्स ऑर्गन्स बनेंगे, गैमीट्स बनेंगे, उस सिस्टम में अपना सेक्स ऑर्गन होगा, वो अपना खुद का गैमीट बनाएगा, फ्यूजन होगा, जायगोट होगा, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, फीटस का डेवलपमेंट होगा और न्यूबॉर्न बेबी आ जाएगा। तो इतना लंबा प्रोसीजर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। ऐसा क्या है स्टूडेंट्स? है ही नहीं आपके पास। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें जनरली फिजन से होगा। सिर्फ नाम ही अभी आपके लिए काफ़ी है, इनके डीप में नहीं जाना, वो अपन नीट का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे उसमें करेंगे। मतलब नीट में क्या होगा कि एनसीईआरटी से 20% जो एक्स्ट्रा पूछा जाता है वो सिलेबस में कवर अप करवाऊंगी, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स अभी देखने की ज़रूरत नहीं है, वो प्योरली एंड प्योरली नीट का पार्ट है। एनसीईआरटी में आपको इतना ही पूछा जाएगा और इतना ही लिखना है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन इनके मूवमेंट्स के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबॉइड मूवमेंट, अमीबॉइड मूवमेंट मतलब अमीबा की तरह मूवमेंट, अमीबा की तरह मूवमेंट। अमीबा लाइक मूवमेंट मतलब आंख बंद करके इसके अंदर जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो कौन सा होगा? अमीबा। वो कौन सा होगा? अमीबा। कौन सा होगा? अमीबा, ठीक है। अब देखो अमीबॉइड मूवमेंट की पहली लाइन क्या समझी हमने? अमीबॉइड लाइक मूवमेंट। अमीबॉइड लाइक मूवमेंट का मतलब क्या है? अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब होता है फॉल्स फीट। अमीबॉइड मूवमेंट का मतलब क्या होता है? फॉल्स फीट। अमीबा क्या करता है? जैसे देखो अमीबा यहाँ बैठा हुआ है, अमीबा एक प्रोटोजोआ है, एक अमीबॉइड टाइप का प्रोटोजोआ है और बैठा हुआ है। उसने अपने ऑर्गेनिज्म को देख लिया, उसको पता है मैं खुद नहीं खाना बना सकता, तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को करवाने के लिए ही तो उसके बाद सूडोपोडिया टाइप का आया है ना, मतलब एक प्रोविजन आया है बॉडी में, फैसिलिटी आ गई। भाई गॉड ने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट है तो मूवमेंट मत करो, एक ही जगह खड़े होकर खाना बना लो। तुम्हारे पास क्लोरोप्लास्ट नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, यू कैन नॉट परफॉर्म या यू कैन नॉट मेक योर ओन फूड, तो मैं आपको कुछ और स्ट्रक्चर्स प्रोवाइड करवाता हूँ, उसके थ्रू खाना ले लो। मतलब हर ऑर्गेनिज्म अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए उसके पास कुछ ना कुछ अवेलेबल है, सिर्फ यूज आपको करना है, ठीक है। अब क्या है ये देखो, आप देखोगे ये एक अमीबा है, ये एक अमीबा है और यहाँ पर खाना रखा हुआ है, ठीक है, ये इसका प्रे है, ये फूड है। अब अमीबा को क्या करना है? ये ऐसा होता है अमीबा वैसे तो। अब अमीबा को क्या करना है? इस फूड को इंगल्फ करना है, फूड को अंदर लेना है, अपनी भूख को शांत करना है, आपको ग्रोथ करवाना है, डेवलपमेंट करवाना है, अपना सर्वाइवल करना है। तो ये क्या करेगा? सूडोपोडिया निकालेगा, अपने अंदर से फॉल्स फीट निकालेगा। जैसे ये पैर की तरह है ना, फॉल्स फीट मतलब टेम्परेरी टाइप ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। जैसे ये इसका प्रोटोप्लाज्म है, इस प्रोटोप्लाज्म को क्या किया इसने? कहीं तो एक्सटेंड कर दिया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कहीं एक्सटेंड कर दिया, कहीं कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। तो ऐसे इरेगुलर हो गई इसकी बाउंड्री।
इसकी जो बाउंड्री है वो क्या हो गई, इर्रेगुलर हो गई। तो ये जो इर्रेगुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें सूडोपोडिया बोलते हैं या फॉल्स फीट। पोडिया मतलब फुट, सूडो मतलब झूठा, मतलब कुछ देर के लिए टेम्परेरी फूड को कैच करने के लिए सूडोपोडियास बनते हैं। जैसे ही फूड अंदर लिया जाता है अमीबा पहले जैसी पोजीशन पर वापस आ जाता है, मतलब सूडोपोडियास डिमिनिश हो जाते हैं। देखो यहाँ पर सूडोपोडिया बना, फिर यहाँ बंद हो गया, फिर बना, फिर बंद हो गया, ऐसे करके ये क्या है, इर्रेगुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस। ठीक है, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट फॉर्मेशन is the base of movement is the base of movement। सूडोपोडिया क्या है, सूडोपोडिया irregular protoplasmic projections, irregular protoplasmic projection helps in engulfing the food। अब देखो ये जैसे प्रे है, ये यहां आ गया, अमीबा ने क्या किया, फट से फूड को इंगल्फ करके सूडोपोडियास को बंद कर दिया। ये क्या हो गया, सूडोपोडिया बंद हो गया। ये पहले जैसे पोजीशन, जैसे यहां पर कोई सूडोपोडिया बना होगा, ये बंद हो गया ना, फूड क्या हो गया, अंदर आ गया। फूड अंदर आ जाएगा, फूड वैक्यूल कैप्चर करेगा, अपने एंजाइम्स को रिलीज करेगा, बड़ा टुकड़ा छोटे में टूटेगा, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटेगा, अमीबा उसको एब्जॉर्ब करेगा, एसिमुलेट करेगा, ग्रोथ करेगा और एक्सक्रीशन से बाहर निकाल देगा। इंजेशन भी करेगा, डाइजेशन भी करेगा, एब्जॉर्प्शन भी करेगा, एसिमिलेशन भी करेगा और इजेशन भी करेगा। ये सारे पॉइंट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनिमल्स पे पढ़ेंगे, जो अपनी एनिमल फिजियोलॉजी आएगी ना उसमें पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी ध्यान रखो, तो वहां पर ऑटोमेटिकली लिंक्ड अप हो जाओगे। तो इस तरीके से फूड इंगल्फ किया। तो सूडोपोडिया ने एक तरीके से क्या किया, मूवमेंट भी करा दिया और फूड को लेने में हेल्प भी करा दी। यूज्ड इन फूड इनटेक एंड मूवमेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हुई, बात समझ में आई। और भी बहुत तरीके के एग्जाम्पल्स आते हैं इसके अंदर, जैसे एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, ठीक है, सफिशिएंट, बात क्लियर हुई। शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस, इतना हटा दूं। अब दूसरा क्या आता है, दूसरा आएगा फ्लैजिला। दूसरा क्या आएगा, फ्लैजिला। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट का मतलब क्या है, अमीबॉइड मूवमेंट सूडोपोडिया बन के हो रहा था। तो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट किससे होगा, फ्लैजिला से। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्लैजिला। ठीक है, अब देखो सूडोपोडिया तो इर्रेगुलर प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस थे, फॉल्स फीट था। फ्लैजिला क्या है, फ्लैजिला, फ्लैजिला क्या है, लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन। लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन।
चलो ठीक है, ये तो इसकी तो मॉर्फोलॉजी समझ में आ गई कि लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन है। इस लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन से काम कैसे होगा? ठीक है, देखो इस तरीके से आप डायग्राम को ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, ये क्या है? आपका फ्लैजिला है। ये क्या है? आपका फ्लैजिला है। फ्लैजिला क्या है? लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन, लॉन्ग थ्रेड लाइक प्रोजेक्शन या लॉन्ग थ्रेड लाइक एक्सटेंशन। आपको फ्लैजिला दिख कैसा रहा है? लंबा धागे की तरह। अब आप धागे को क्या करो? ऐसे ऐसे मूव करो। धागे को क्या करो? आप ऐसे ऐसे मूव करो। अब जैसे जैसे आप धागे को मूव करते जा रहे हो, जैसे धागे को मूव करते जा रहे हो, आपको फ्लैजिला का मूवमेंट कैसा नजर आ रहा है? आप बोलोगे मैम मैं ऐसे धागे को मूव कर रही हूँ तो ऐसे इररेगुलर मूवमेंट हो रहा है, क्या कोई प्रॉपर फैशन में मूवमेंट हो रहा है? या आप बोलोगे नहीं मैम ट्रांसफर्स हो रहा है, हॉरिजॉन्टल नहीं, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे, तो मैं तो धागे को ऐसे ऐसे हिला रही हूँ और वो किसी भी एंगल में किसी भी डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहा है। मतलब फ्लैजिला का मूवमेंट क्या है? रैंडम मूवमेंट। ठीक है, रैंडम मूवमेंट। रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला, रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला। अब देखो रैंडम मूवमेंट ऑफ फ्लैजिला में पहली बात तो ये है कि एग्जाम्पल्स कौन से इवॉल्व कर सकते हो, मतलब कौन से ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ के अंदर फ्लैजिला को डेवलप कर कर मूवमेंट या अपना काम करते हैं। ठीक है, जैसे लिशमानिया, ट्रिपैनोसोमा, ठीक है, और गियार्डिया इंटेस्टिनैलिस। अब देखो कोई भी चीज पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ लॉजिक क्लियर करना चाहती हूँ कि ये फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोअन्स है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है। ठीक है, तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोअन्स हैं, इनके अंदर जो देखो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत तरीके का होता है। पैरासाइटिक भी हो सकता है, मतलब दूसरे पे डिपेंड है और उसको हार्म भी पहुंचा रहा है, जो भी चीजें उसमें से ले रहा है। सिम्बायोटिक भी हो सकता है कि म्यूचुअल एसोसिएशन के साथ है, तू थोड़ा दे मैं थोड़ा दूंगा। ठीक है, या फिर सेप्रोफाइटिक कि बिल्कुल ही डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे बैठ के और उसी को ही लेता जा रहा है। मतलब किसी भी सेंस में, किसी भी तरीके से आप फूड को इनटेक कर सकते हो। वो आपकी खूबी है कि किस तरीके का आपको मतलब प्रोविजन मिला है बॉडी में एंट्री करने वाला। ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, ये तीनों एक्चुअली पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। ठीक है, पहले आप लोग इतना नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फ्लैजिलेटेड मूवमेंट में देखो आप बोल रहे हो कि मैम इसमें तो आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स नहीं लिखा है। देखो जो कैरेक्टर्स कॉमन है उन्हें आप बार बार मत लिखो। अगर आप उन्हीं कैरेक्टर्स को बार बार लिखोगे तो बोर हो जाओगे। अगर आपको रिवीजन के बेसिस पे लिखना है तो लिख लो यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, एक्वेटिक। एक्वेटिक में भी मैराइन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, मॉइस्ट प्लेसेस भी हो सकता है। फिर इसके जो अलग कैरेक्टरिस्टिक है वो लिखो। तो इतना ना लिख के आप वो लिखो जो आपको बार बार रिपीटेड नहीं है, जो आपको क्या करना है, नया पढ़ना है। ठीक है, अब क्या है स्टूडेंट्स, इसमें उसमें सुडोपोडिया बन के मूवमेंट हो रहा है, इसमें फ्लैजिला बन के मूवमेंट हो रहा है। वही सेम चीजें होंगी, यूनिसेलुलर, ठीक है, यूकैरियोटिक, मॉइस्ट प्लेसेस पे रहना ज्यादा पसंद करेगा। पर इसका जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है भाई, इसका हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्चुअली एक तरीके से देखा जाए तो डायरेक्टली होलोजोइक है। इसका एक्चुअली क्या डायरेक्टली होलोजोइक है। ये ऑर्गेनिज्म को लेके अपने अंदर क्या कर रहा है, इंजेस्ट कर रहा है, बिल्कुल डायरेक्टली ऑर्गेनिज्म को अंदर ले रहा है। ठीक है, तो अपन क्या कह सकते हैं, होलोजोइक। एनिमल्स का भी तो होलोजोइक होता है, मैच हो गया। अब इसमें क्या है कि इसका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो हेटेरोट्रॉफिक है, पर जनरली पैरासाइटिक और सिम्बायोटिक।
समटाइम्स ये फ्री लिविंग भी होते हैं, जब इनको कुछ भी खाना नहीं खाना होता है या इनको नहीं रिक्वायरमेंट है फूड की तो ये फ्री लिविंग होते हैं, पर इनको जब मूवमेंट करना है या किसी पे डिपेंड रहना है तो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन पैरासाइटिक या फिर सिम्बायोटिक हो जाता है। पैरासाइटिक में दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहो जो होस्ट होगा और उसको हार्म पहुंचाते हैं, सिम्बायोटिक में रहते हैं पर हार्म नहीं पहुंचाते हैं। अब देखो जो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जनरली पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे होगा, वो प्लांट भी हो सकता है, कोई ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है, कोई एनिमल बॉडी भी हो सकती है, ठीक है। हार्म पहुंचाना मतलब बॉडी को हार्म पहुंचाना। हमारी बॉडी कैसे हार्मफुल होगी, जब हमें कोई बीमारी हो जाएगी, कोई बाहर का पैरासाइट आ गया, कोई पैथोजन आ गया और हमारी बॉडी के नॉर्मल कंडीशंस पर वो अपनी कंडीशंस को क्या कर गया, हावी कर गया, तो प्रॉब्लम क्या हो गई, ये सारी प्रॉब्लम्स हो गई। अब इसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म है ट्रिपैनोसोमा, एक ऑर्गेनिज्म है ट्रिपैनोसोमा। चलो ट्रिपैनोसोमा को बताने से पहले मैं और भी बहुत सारी बातें बता देती हूँ। ये शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, शुड आई रब दिस? इनमें सेल वॉल नहीं होती है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। देखो अगर ये प्रोटिस्टा टाइप ऑफ एनिमल्स है या ये प्रोटिस्टियन एनिमल्स हैं तो आपने देखा होगा एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती है, उनमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है। तो कहीं पर आपको कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक नजर आएगा और कहीं पर ऐसा कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं नजर आएगा, ठीक है। तो हम इसमें लिख सकते हैं सेल वॉल एब्सेंट, सेल वॉल नहीं है। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल प्रोटीन कवरिंग इज प्रेजेंट नोन एज पेलिकल। Instead of cell wall, pellicle is present, a proteinaceous covering. A proteinaceous covering. ठीक है, बातें क्लियर हो रही। अब देखो मैंने इसमें ये किसका डायग्राम बना रखा है, मैंने ये ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम बना रखा है। किसका डायग्राम बना रखा है, मैंने ट्रिपैनोसोमा का डायग्राम बना रखा है। आपको ट्रिपैनोसोमा कैसा दिख रहा है, देखो एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। देखो ट्रिपैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड टाइप का प्रोटोजोअन है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक है, उसमें पैरासाइटिक है। ये अगर ट्रिपैनोसोम ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है अगर हमारी बॉडी में घुस गया तो हमें एक बीमारी कर सकता है जिसको बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस ऐसी बीमारी हो गई, इस तरीके से आप सिक हो गए कि आपको 12-12, 13-13, 14 घंटों तक सिर्फ नींद आ रही है, सिर्फ नींद ही नींद आती रहती है, सिर्फ नींद ही नींद आती रहती है, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि ट्रिपैनोसोमा कैसा दिखता है। देखो ट्रिपैनोसोमा एक लंबा स्पिंडल शेप्ड ऑर्गेनिज्म है, देखो लंबा स्पिंडल शेप्ड ऑर्गेनिज्म है और 5 to 30 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है, 5 to 30 माइक्रोन इसकी लेंथ होती है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता रही हूँ स्टूडेंट्स, स्पिंडल शेप्ड क्या है, स्पिंडल शेप्ड 5 to 30 माइक्रोन इन लेंथ। तीसरी बात क्या है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एक्वायर कर रहा है तो मेरी बॉडी में एंट्री कैसे लेगा, किस तरीके से मुझे बीमार करेगा। ह्यूमन बीइंग्स में ये पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ रहता है। मैंने क्या बोला था, पैरासाइट अगर किसी की बॉडी पे रहेंगे तो वो प्लांट बॉडी भी हो सकती है, वो एनिमल बॉडी भी हो सकती है, वो ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है। तो ये पैरासाइटिक किसके साथ है, ह्यूमन बॉडी के साथ। मतलब इट एक्ट एज अ पैथोजन, इट एक्ट एज अ पैथोजन, पैरासाइटिक विथ ह्यूमन बॉडी। पैरासाइटिक विथ ह्यूमन बॉडी। अब देखो ये बॉडी के अंदर एंट्री कैसे लेता है, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर घुसता कैसे है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर एक मॉस्किटो होता है,
उसके ऊपर बैठ कर जाता है। एक मॉस्किटो होता है जिसका नाम होता है सिसी फ्लाई, ऐसे उसकी स्पेलिंग होती है TSE-TSE, लेकिन TT साइलेंट है, तो वैसे क्या होगा, टिस्सी फ्लाई। क्या नाम होता है, सीसी फ्लाई। एक सीसी फ्लाई नाम का ऑर्गेनिज्म होता है, एक मॉस्किटो होता है, उसको वेक्टर कहते हैं। जब देखो जो बीमारी कर रहा है वो तो पैरासाइट हो गया, जिसको हो रही है, जिसपे डिपेंडेंट है, वो होस्ट हो गया। लेकिन उन दोनों के बीच में भी अगर कोई इंटरमीडिएटर आ रहा है, इन द फॉर्म ऑफ मॉस्किटो हो गया या कोई और अदर एजेंट हो गया जो उस पैरासाइट को लेकर मेरी बॉडी में इंजेक्ट करा रहा है, मैं उसे क्या बोलूंगी, वेक्टर। ठीक है, तो दिस पैरासाइट enters inside our body through a vector। ठीक है, वेक्टर क्या है, वेक्टर इज अ मॉस्किटो, वेक्टर इज अ मॉस्किटो दैट इज सीसी फ्लाई। ठीक है, इस मॉस्किटो ने अगर काट खाया तो वो क्या करेगा, इस ट्रिपेनोसोमा नाम के प्रोटोजोआ को मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर देगा। मेरी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, ट्रिपेनोसोमा के पास फ्लैजिला है, फ्लैजिला का रैंडम मोशन करता जाएगा और बॉडी में आगे मूवमेंट लेता जाएगा। ठीक है, अब ये करता क्या है बॉडी में, देखो अगर ये मेरी बॉडी में घुसा, ऐसे तो ह्यूमन डिजीजेस नाम का टॉपिक आएगा 12th में, उसमें आप बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे, लेकिन 11th का हर चैप्टर का रिलेशन एक दूसरे से है, तो अगर आप अगर थोड़ी बहुत चीज़ों को पहले भी पढ़ लोगे तो नुकसान नहीं, फायदा ही है। ये ट्रिपेनोसोमा मेरी बॉडी में एंट्री ले गया, ट्रिपेनोसोमा मेरी बॉडी में एंट्री ले गया, इंजेक्ट करेगा तो डायरेक्टली ब्लड में पोर होगा। ट्रिपेनोसोमा ब्लड में से होते 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 वेरियस ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है, पर ब्लड क्या होता है, ब्लड एक ग्रेटेस्ट मीडियम बन जाता है, एक मीडियम है मूवमेंट करने के लिए, एक मीडियम है उसके न्यूट्रिएंट्स को खाने के लिए, फूड को खाने के लिए, तो ब्लड इज़ अ वेरी गुड मीडियम टू स्प्रेड एनी काइंड ऑफ डिजीज इन आवर बॉडी। तो ये ट्रिपेनोसोमा क्या करता है, हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करेगा, हेडेक बहुत होगा, फीवर आएगा, वॉमिटिंग होएगा, ये तो इनिशियल सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। फिर धीरे धीरे जब इसकी सिवियरिटी बढ़ती है तो डायरेक्ट मेरे CNS को अफेक्ट करता है। CNS में स्लीपिंग सेंटर होता है, ठीक है, तो स्लीपिंग के बाद अवेकिंग सेंटर भी होता है। पिनियल ग्लैंड है ना, जो आपको सुलाता भी है, जगाता भी है, क्लॉक चलती है आपके माइंड में, उसको ये क्या करता है, डिस्ट्रक्ट करता है। CNS को डिस्ट्रक्ट करने से क्या होगा, आप हमेशा ऐसे नींद की कंडीशन में रहोगे, 12-12, 13-13, 14 घंटे तक सोते ही रहोगे। इसलिए इस डिजीज को क्या बोलते हैं, स्लीपिंग सिकनेस, कि आप ऐसे बीमार पड़े हो जैसे सोते ही रहते हो। और कभी कभार इसकी जब सिवियरिटी होती है तो पेशेंट सोते सोते क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आई एम नॉट राइटिंग, आप चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, इसके इनिशियल सिम्टम्स क्या आएंगे, फीवर, वॉमिटिंग, हेडेक, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन। फिर लेटर स्टेजेस में ये आपके CNS को अफेक्ट करेगा, और CNS को अफेक्ट करने से पेशेंट मैक्सिमम टाइम स्लीपिंग कंडीशन में रहता है, टायर्ड, लिथार्जिक, कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैक्सिमम अगर आप 12 घंटे सोओगे तो बाकी की एक्टिविटीज़ कब करोगे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये स्टूडेंट्स ये वाली बात थी, इसमें इतना बहुत था। शुड आई रब दिस होल पोर्शन, जिससे कि मैं, तो आपका अमीबॉइड मूवमेंट और फ्लैजिलेटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोन्स कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग सीलिया वाला देखते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स में और भी आएंगे, लिशमानिया डोनोविनी, ट्रिपेनोसोमा गियार्डिया इंटेस्टिनलिस। गियार्डिया इंटेस्टिनलिस, इंटेस्टिनलिस का नाम आपको बॉडी पार्ट ही इंडिकेट कर रहा है। इंटेस्टिनलिस मतलब इंटेस्टाइन, मतलब अगर ये प्रोटोजोआ मेरी बॉडी में घुसा तो सबसे पहले अटैकिंग ऑर्गन कौन सा होगा, इंटेस्टाइन, क्योंकि इंटेस्टाइन में खूब सारा खाना होता है, वहां जाके बैठ जाएगा, खाना खाता रहेगा और आपकी बॉडी को वीक करता रहेगा। आपकी बॉडी की नॉर्मल कंडीशन बदल जाएगी और आप डिजीज कंडीशन में आ जाओगे। ठीक है, शुड आई रब दिस पोर्शन स्टूडेंट्स, पूरा हटा दूं। ठीक है, अब तीसरा वाला कौन सा देखेंगे हम, सीलिएटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोआ, सीलिएटेड टाइप ऑफ प्रोटोजोआ।
सीलियरी मूवमेंट, सीलियरी मूवमेंट। इसमें हम जो पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम, मेनली किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? पैरामीशियम के बारे में। ठीक है, मैं फटाफट डायग्राम बता देती हूँ। इसकी शेप कैसे दिख रही है पैरामीशियम की? किसकी तरह दिख रही है? स्लीपर की तरह दिख रही है, स्लीपर की तरह। ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ये ठीक है, डायग्राम बनाते चलो स्टूडेंट्स। ये क्या है आपका पैरामीशियम, जितना आप लोगों के लिए जरूरी था एनसीईआरटी बेसिस पर मैं आपको बता रही हूं। ठीक है, पैरामीशियम क्या है? देखो, पैरामीशियम की ये लंबी सी इलोंगेटेड सिलिंड्रिकल बॉडी होती है। कैसी होती है? लॉन्ग इलोंगेटेड स्लेंडर बॉडी। ठीक है, मतलब जनरल इंफॉर्मेशन भी दे रही हूं इसके बारे में और सीलिया का महत्व भी बता रही हूं। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर अपेंडेजेस होते हैं। इनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे हेयर अपेंडेजेस होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सीलिया। सीलिया फ्लैजिला से कैसे डिफरेंस में होते हैं? फ्लैजिला तो क्या करता है? अकेला रैंडम मोशन करता है, लेकिन सीलिया हमेशा एक ही डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलरली प्रॉपर फैशन में मूवमेंट करते हैं। राइट तो राइट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, मतलब एक पर्टिकुलरली फैशन में इनका मूवमेंट होगा। कोऑर्डिनेटेड तरीके से, कोऑर्डिनेटेड मैनर में मूवमेंट होगा। ऐसा नहीं कुछ भी कहीं पर भी मूवमेंट हो गया। ठीक है, तो मैनी सीलिया दैट इज स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस, स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। ठीक है, सबसे पहले आप क्या कैरेक्टर लिखो जो आपको देख के पता चल रहा है? वैसे तो पहला क्या आएगा? यूनिसेलुलर, यूकैरियोटिक, यही सारा आएगा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। अब देखो, मैंने यहाँ पर मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक को परफॉर्म करवाने के लिए माउथ भी दे रखा है। ये मुंह है, ये क्या है? मुंह है। ये मुंह जाएगा, ये माउथ है, एक तरीके से ओपनिंग है ऊपर की, तो ये माउथ से होकर क्या होगा? साइटोस्टोम, फिर साइटोफेरिंग से होकर
ये बॉडी में चला जाएगा और एक्सक्रीशन करने के लिए साइटोफेज भी है। मतलब एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, एक इतने से ऑर्गेनिज्म में भी आपको एनिमल की तरह एक बड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम नजर आ रहा है। ये पूरा क्या है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ले लो, माउथ से लेके एनस ले लो। बशर्ते बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है पर फिर भी काफ़ी हद तक वो चीज़ों को लेकर बैठा हुआ है, ठीक है। मैनी सीलिया दैट इज स्मॉल हेयर लाइक अपेंडेजेस आर प्रेजेंट। Cilia always perform motion in a particular direction. Motion in a particular डायरेक्शन। बात क्लियर हुई? बात आप लोगों को समझ में आ रही है? ठीक है। अब देखो होता क्या है, पैरामीशियम को जैसे ये क्या होता है, इससे स्लीपर की तरह होता है। स्लीपर मतलब ऐसे लंबा, ऐसे चप्पल की तरह दिख रहा है ना, स्लीपर ऐसे चप्पल की तरह लंबा सा दिखता है। और तो इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल्क्यूल। स्लीपर एनिमल्क्यूल, स्लीपर एनिमल्क्यूल मतलब एनिमल की तरह है, कैरेक्टर्स एनिमल की तरह है पर शेप कैसी है, लॉन्ग स्लीपर की तरह, ठीक है। और इसको फिल्टर फीडर भी कहते हैं। फिल्टर फीडर का मतलब क्या होता है कि ये क्या करता रहता है, मोस्टली इसका हैबिटेट क्या होगा, एक्वेटिक ही होगा जनरली। तो सीलिया से क्या होता जाता है, सीलिया दो तरीकों में मदद कर रहा है। एक तो इसको फ्लोट करने में मदद कर, जैसे इसको तैरना है तो सीलिया एक डायरेक्शन में मूवमेंट करके इसको उस डायरेक्शन में स्विम करवा सकते हैं। दूसरा सीलिया क्या करते जाते हैं, जैसे आसपास फूड आ रहे हैं, जैसे एनिमल है और ये छोटे छोटे पेड़ पौधे फाइटोप्लैंक्टन्स पे डिपेंडेंट है, तो सीलिया करते हैं उन फाइटोप्लैंक्टन्स को पकड़ते जाते हैं और उसके माउथ तक इनको लेके जाते हैं। पूरे फूड को पानी में से सीलिया क्या करते जाते हैं, पकड़ते जाते हैं और इनके माउथ तक ले जाते हैं। फिर क्या होता है, ये फिल्टर करता है कि नहीं यही मेरे काम की चीज़ें, मैं इसी पे ही फीड करूंगा, अदरवाइज मैं फीड नहीं करूंगा। तो ये सोच समझ के चीज़ों को अंदर लेता है और उसके बाद इनको इंजेस्ट कर लेता है। तो मोड क्या होगा, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, डायरेक्ट होलोजोई कर रहे हैं लेकिन फिल्टर करके कर रहे हैं, तो फिल्टर फीडर। इनको क्या बोलते हैं, फिल्टर फीडर या फिर स्लीपर एनिमल्क्यूल। स्लीपर एनिमल्क्यूल, स्लीपर एनिमल्क्यूल, ठीक है। बात क्लियर हुई? तो सीलिया किस में मदद कर रहे हैं, स्विमिंग। स्विमिंग मतलब मूवमेंट, वही सीलिएटेड टाइप ऑफ मूवमेंट हो गया, और न्यूट्रिशन। क्या कर रहे हैं, न्यूट्रिशन। अब देखो और चीजों की तरफ जाओगे तो आप इसके पोस्टीरियर एंड पे देखना। पोस्टीरियर एंड पे आपको बाकी बॉडी से रिलेटेड जो सीलियाज हैं वो काफ़ी लंबे नज़र आएंगे। एक पूरा ऐसा समझ लो बालों का गुच्छा दिखेगा, ठीक है। ये जैसे ये मैं बालों का गुच्छा ऐसा काट के इसके नीचे लगा दूं तो आपको क्या दिखेगा कि पोस्टीरियर एंड पर जो आपका पैरामीशियम है उसके सीलिया बाकी सीलिया के कंपैरिजन क्या है, बहुत ज़्यादा लंबे हैं। ये सीलियाज भी क्या करते हैं, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं और फूड को कैप्चर करने में मदद करते हैं, तो ये जो लॉन्ग इलोंगेटेड सीलियाज हैं जो ज़्यादा लंबे हैं, जनरली सीलियाज शॉर्ट लेंथ के होते हैं, ये लेंथ में लंबे, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉर्डल टफ्ट। क्या बोलते हैं, कॉर्डल टफ्ट, ठीक है। और क्या चीज़ें हैं, ये इसका माउथ है, ये पूरा माउथ साइटोस्टोम साइटोफेरिंक्स पूरा आपके इंगल्फिंग में मदद कर रहा है। यहीं कहीं डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन भी होगा और वेस्ट मैटर यहाँ से निकल जाएगा साइटोपोग से, साइटोपोग नामक स्ट्रक्चर से, जो किस में मदद करता है, एक्सक्रीशन में, जो कि किस में मदद करता है, एक्सक्रीशन में। दूसरा देखना, इनकी बॉडी में ऑस्मो, अगर रेस्पिरेशन करवाना है, भाई एक्सक्रीशन इंजेक्शन हो गया, रेस्पिरेशन करवाना है तो जनरल बॉडी सरफेस से, ठीक है। तो पोस्टीरियर एंड हैज लॉन्ग सीलिया, जिसको क्या बोलते हैं, कॉर्डल टफ्ट,
पूंछ की तरह दिख रही है ना, पूंछ की तरह दिख रहा है। और क्या देख सकते हो आप, इंजेशन मतलब ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए इंजेशन से लेकर इजेशन तक यू हैव अ गुड ऑप्शन, लिखने की जरूरत नहीं, डायग्राम में लिखा हुआ है। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जनरल बॉडी सरफेस से हो जाएगा। अब देखो और आप चीजें देखना, इनके अंदर भी सेल वॉल नहीं प्रेजेंट होती है, इनके अंदर भी सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल वॉल की प्रॉपर्टी को लेकर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की प्रॉपर्टी को लेकर ये प्रोटोजोआ किन की तरफ जा रहे हैं, एनिमल्स की तरफ। तो हर पॉइंट पर आपको ये बात प्रूफ हो रही है या हर बात क्लियर हो रही है कि आपको क्या करना है, जो आपके प्रोटोजोन्स है वो काफी हद तक ऐसे प्रोटिस्टा हैं जो कि एनिमल्स की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो और भी चीजें आपको दिख जाएंगी, नो सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है। इंस्टीट पेलिकल इज प्रेजेंट, पेलिकल प्रेजेंट। पेलिकल क्या है, प्रोटीन की बनी हुई लेयर है, ठीक है। पेलिकल प्रोटीनेशियस, ठीक है। दूसरा, इनमें एक चीज आप देखना, आपको दो तरीके के न्यूक्लियस दिख रहे हैं। ये बड़ा वाला जो किडनी डंबल की शेप्ड न्यूक्लियस है और एक छोटा वाला सर्कुलर न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या है, दो न्यूक्लियस की कंडीशन है, इनमें क्या है, दो न्यूक्लियस की कंडीशन है, मल्टी न्यूक्लिएटेड कहला सकता है। पर इसमें जो दो न्यूक्लियस हैं उसमें एक जो न्यूक्लियस है वो बड़ा न्यूक्लियस है, मैक्रो न्यूक्लियस, जो कि किडनी शेप का होता है, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो छोटा सर्कुलर शेप में होता है। काम क्या है, जो मैक्रो न्यूक्लियस है, बड़ा वाला न्यूक्लियस है, वो तो पूरी ओवरऑल बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में करता है, कब मूवमेंट कराना है, कब इंजेक्शन करना है, कब सीलिया का मूवमेंट करना है, दुनिया जहान का जो बॉडी का फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस। जो दूसरा है माइक्रो न्यूक्लियस, वो रिप्रोडक्शन में मदद करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने में, आगे बढ़ाने में मदद करता है। इसी के साथ पॉइंट दूसरा क्या क्लियर होता है, रिप्रोडक्शन किससे होगा, रिप्रोडक्शन पैरामीशियम में लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन से होगा, क्योंकि प्रोटोजोआ में आपको पहले ही बता चुकी थी कि ओवरऑल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे हो रहा है, बाइनरी फिजन, बडिंग से। तो कोई ना कोई मेथड तो कोई ना कोई अपनाएगा ही, ठीक है। तो क्या कह सकती हूं, मैक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप्ड, मैक्रोन्यूक्लियस किडनी शेप्ड, हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म। माइक्रोन्यूक्लियस माइक्रोन्यूक्लियस क्या है, सर्कुलर, ठीक है। ये क्या है, लार्ज, सर्कुलर स्मॉल, और हेल्प्स इन रिप्रोडक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, बात क्लियर हो रही है, बात आप लोगों को समझ में आ रही है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, लास्ट वाला पॉइंट रिप्रोडक्शन में यही लिख देती हूं। रिप्रोडक्शन किससे होगा स्टूडेंट्स, बाइनरी फिजन से। किससे होगा, बाइनरी फिजन से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ आप लोगों का ये सीलियरी मूवमेंट भी खत्म होता है। शुड आई रब दिस, एक लास्ट स्पोरोजोन्स वाला मूवमेंट है, इसी के साथ हमारा प्रोटोजोआ फिनिश भी होगा। शुड आई रब दिस, ठीक। क्या बात आती है, चौथा स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोआ
स्पोरोजोअन्स में बहुत ज़्यादा डीप में या खासियत नहीं जानना है। स्पोरोजोअन्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी में छोटे छोटे दाने स्पोर्स को बनाते हैं और उन स्पोर्स में क्या होती है, मूवमेंट करने की पावर होती है। उन स्पोर्स में मूवमेंट करने की पावर होती है। आइदर वो अपने अंदर फ्लैजिला और सीलिया डेवलप करके मूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, स्पोरोजोआ कैसे हैं, देखो जनरली ये भी क्या होंगे, जो बाकी प्रोटोजोन्स की तरह यूनिसेलुलर होंगे, यूकैरियोटिक होंगे। ठीक है, जनरली जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो इनको एग्जिबिट करते हैं या बनाते हैं वो है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या है, एक मलेरियल पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम एक ऐसा पैथोजन है, एक ऐसी चीज़ है जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी बॉडी में मलेरिया नाम की बीमारी करने के लिए। ठीक है, प्लाज्मोडियम के डीप में नहीं जाना, ये प्लाज्मोडियम कैसे आपकी बॉडी में एंटर करेगा। प्लाज्मोडियम भी एक मॉस्किटो के थ्रू आपकी बॉडी में एंट्री लेगा। उसका नाम क्या होता है, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर फॉर द प्लाज्मोडियम टू कॉज डिजीज इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम जैसे कैरिड बाय क्या हो जाएगा, पैरासाइट हो गया। तो पैरासाइट में मोड ऑफ न्यूट्रिशन हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, अब प्लाज्मोडियम के क्या होते हैं, दो होस्ट होते हैं। प्लाज्मोडियम दो बॉडीज में सरवाइव करता है, एक तो फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो में और एक मेरी बॉडी में भी। लेकिन मेजॉरिटी में बीमार करना, सिम्टम करना किस में रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, तो प्लाज्मोडियम कैरीड बाय फीमेल में क्यों बैठती है, फीमेल खून ज्यादा चूसती है ना, हर बात में खून चूसती है फीमेल, ये चाहिए वो चाहिए सब चाहिए। तो जनरली जितनी भी मॉस्किटो काटेंगी ना वो फीमेल जाति की होंगी। ठीक है, गर्ल्स बुरा नहीं मानना, मैं भी हूँ। ठीक है, कैरिड बाय फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। तो ये क्या है, एक तरीके का मलेरियल पैरासाइट। मलेरियल पैरासाइट मतलब ये आपकी बॉडी में अगर घुस जाएगा, पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को एग्जिबिट करेगा। हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, आपकी बॉडी को खोखला करेगा, खाता जाएगा। ब्लड इसका सबसे बड़ा मीडियम होता है, ब्लड इसका सबसे बड़ा मीडियम होता है और ये धीरे 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 क्या करता है, बाकी ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करने लग जाता है। इनके बारे में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हम लोग क्लासिफिकेशन में प्लांट किंगडम या एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, जो भी बीमारी करने लायक हैं, जो भी डिजीज कॉजिंग पैरासाइट है, पैथोजन है, उन्हें हम ह्यूमन डिजीजेस में ब्रॉडली पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस स्पोर्स विच डू मूवमेंट। विच डू मूवमेंट मतलब जैसे कोई स्पोर पैदा कर लिया, ये स्पोर एक ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा सेल ही है, उसका न्यूक्लियस होगा, यहाँ से जैसे एक छोटा सा फ्लेजिना निकाल लिया। अब आप स्पोर्स के थ्रू क्या कर सकते हो, इन्हें मल्टीप्लाई करते जाओ और इनका मूवमेंट कराते जाओ। तो मूवमेंट भी हो गया, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी हो गया, मतलब सब कुछ एक ओवरऑल आपके सामने पिक्चर क्रिएट हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका किंगडम प्रोटिस्टा में कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, हो सकता है आपको लगा मैम फटाफट बोलते गए, देखो बच्चों कैरेक्टर्स को याद रखो। कैरेक्टर्स में कुछ भी लिखोगे, पहला पॉइंट सेल टाइप, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, हैबिटेट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन और फिर कैसा दिख रहा है, और फिर एक्स्ट्रा में कुछ अदर पॉइंट्स। इवन आपको अदर पॉइंट्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ये सारे कैरेक्टर लिखो। जैसे आप बोलो कि मैम एग्जाम में बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है, कैसे रिप्रेजेंट करूँ, सिंपल ये लिखो, एंड में एग्जाम्पल लिख दो। ठीक है, एग्जाम एंड में क्या कर दो, आप एग्जाम्पल लिख दो, तो एग्जामिनर क्या करेगा, अच्छा ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही, ये सही है, और एंड। क्योंकि इतनी चीज़ें ना तो आप याद कर सकते हो, ना ही आप वहाँ जाके याद आके लिख सकते हो। ठीक है, तो वी हैव फिनिश्ड किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एक चैप्टर कंप्लीट करा दूंगी, क्योंकि किंगडम प्लांटे, एनिमेलिया, लाइकन्स, वायरसेस में नहीं पढ़ेंगे। ये मैं कलेक्टिवली जब प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी उसमें ये सब ले लूँगी। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपका फंगाई ख़त्म करवा दूंगी, उसको अपन फंगस को अलग अलग पढ़ के नहीं टाइम वेस्ट करेंगे। अपन क्या करेंगे, फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे, उसके बाद जो उसकी क्लासेस हैं,
ठीक है, फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, इन सारों को चार्ट में पढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में आपको इसलिए चार्ट नहीं बताया था क्योंकि अगर मैं इनिशियली मोनिरा और प्रोटिस्टा को ऐसे चार्ट में दिखा देती ना तो आपको क्या था, अरे मैम ने तो क्या था पल्लू झाड़ा है अपना जल्दी पढ़ाकर। पर मोनिरा और प्रोटिस्टा को ब्रॉड में कराने के बाद आपको क्या लॉजिक समझ में आ गया कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, किस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से आपको बातें समझ में आ रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन पहले फंगस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे, फिर उन्हीं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को उठाकर उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, और उन क्लासिफिकेशन वाले पॉइंट्स में हम लोग फिर वो लिखेंगे जो कि नॉर्मल नहीं है, जो कि उनके पास अदर देन है। पूरी कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हो जाए, फिर भी जल्दबाजी हबड़ तबड़ में नहीं पढ़ेंगे। अगर इसको एक लेक्चर ज़्यादा देना पड़ा भी तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। घर जाके एनसीईआरटी पढ़िए और एमसीक्यू जरूर सॉल्व करिए।